वेलकम टू केजीएफ साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है पूस की रात, उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। कल हम लोग जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट से लेकर 6 तक क्वेश्चन से कर चुके हैं। अब हम लोग पार्ट 1 में देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 जो कह रहा है, कहता है कि हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है। कहने का मतलब है कि हल्कू को कैसे पता चला गया कि जो रात है वो पहर भर बाकी है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। कहता है कि जब ठंड के मारे हल्कू की रात की नींद नहीं लग रही थी, तब झुककर आकाश की ओर देखा। अभी रात कितनी बाकी है? सप्तवर्षी अभी रात में आधी भी नहीं चढ़े। इस प्रकार सप्तवर्षी को देखकर उसे पता चल जाता है कि रात अभी पहर भर बाकी है। कहने का मतलब है कि जब हल्कू को ठंड के मारे नींद नहीं लग रहा था, रात नहीं कट रहा था, तब जो हल्कू जो है वो आकाश की ओर देखता है, तो वो सप्तवर्षी से पता लगा लेता है कि जो हमारा जो रात है वो अभी नहीं बीते है। ठीक है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है। जब हल्कू को जो ठंड बर्दाश्त नहीं हो पाता है तो उसका सामना जो हल्कू कैसे करता है। आइए इसका आंसर देखते हैं। कहता है कि जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो हल्कू अरहर के पौधे का झाड़ बनाता है और उसी के नीचे में पड़े आम के पत्ते को बटोरता है। जब ढेर सारा पत्ता जमा हो जाता है तब वह उसमें आग लगा देता है। इस प्रकार हल्कू ठंड से बचने के लिए उपाय करता है। कहने का मतलब है कि जब हल्कू को ठंडा बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो हल्कू जो है अरहर के पेड़ के को जो झाड़ होता है, अरहर के पेड़ पौधे का झाड़ बनाता है, उसे बगीचे में जाता है और बगीचे में जाकर जो आम के जो पत्ते होता है, पत्ते उसको बटोर कर जब ये ढेर सारा पत्ता इकट्ठा हो जाता है तो उसमें से आग लगा देता है और उसी से क्या करता है, अपना रात बिताता है, यानी कि ठंड से बचने के लिए ये उपाय करता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि लेखक ने पवन को निर्दय क्यों कहा है। निर्दय पवन द्वारा पत्तियों को कुचलने से क्या तात्पर्य है। कहने का मतलब है कि लेखक ने जो है पवन को निर्दय क्यों कहा है और निर्दय जो पवन है उसके द्वारा पत्तियों को कुचलने से क्या तात्पर्य है। आइए इसका आंसर देखते हैं। कहता है कि प्रस्तुत पाठ पूस की रात में लेखक मुंशी प्रेमचंद्र ने पवन को निर्दयी कहा है। निर्दयी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसमें किसी भी प्रकार का दया न हो। कड़ाके की ठंड रहती है, हल्कू जबरा ठंड से थरथर काँप रहे होते हैं है, फिर भी पवन सन चलती है, इसीलिए पवन को निर्दयी कहा है। कहने का मतलब है कि जो लेखक ने पवन को जो निर्दयी क्यों कहा है, क्योंकि ये जो पाठ है, जो पूस की रात जो पाठ है, इसका लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद्र है। उसने पवन को निर्दय इसलिए कहा कि निर्दय व्यक्ति जो होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की दया भाव नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह जब जब हल्कू और उसका जो कुत्ता था वो थर ठंड से काँप रहा था, फिर भी जो है पवन उस टाइम सन चल रही थी, इसीलिए पवन को क्या कहा है, जो हमारा जो यहाँ पे जो लेखक है वो इसीलिए क्या कहा इसको, पवन को निर्दय कहा है। प्रस्तुत पाठ ने पवन द्वारा पत्तियों को कुचलने का अर्थ है जिस प्रकार का बाल शक्ति आदमी कमजोर व्यक्ति आदमी को कुछ नहीं समझता, उसी प्रकार बेजान पत्तियों को पवन कुछ नहीं समझता और उसे उड़ा ले जाता है। कहने का मतलब है कि इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से बलशाली आदमी जो होता है, बलशाली आदमी किसी कमज़ोर व्यक्ति को कुछ नहीं समझता, उसी प्रकार जो बेजान पत्तियाँ पड़ा हुआ था वहाँ पे, उसे जो पवन कुछ नहीं समझता है। ठीक है, इसलिए उसे निर्दयी कहा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि आग तापते हुए हल्कू कैसा क्रीड़ा करता है, अपने शब्दों में वर्णन करें। कहता है कि आग तापते हुए जो हल्कू जो है वो कैसा क्रीड़ा करता है, कैसा खेल करता है, अपने शब्दों में वर्णन करना है। जब जब अलाव की आग तापने के बाद हल्कू को ठंड से थोड़ी सी राहत मिलती है और उसके शरीर में थोड़ी सी गर्मी आती है तो उसके मन में विनोद वृत्ति जागृता हो जाती है। वह छलांग लगाकर अलाव के इस पार से उस पार हट जाता है और ऐसा ही करने में को जबरा को भी कहता है।
कहने का मतलब है कि जब जो हल्कू जो है आग ताप रहा था, जो उसका शरीर में थोड़ा सा गर्माहट आता है तो हल्कू एक क्रीड़ा करता है, और जो आग था उसको उछाल कर इस तरफ से उस तरफ जाने लगता है। और ऐसा करने के लिए वो जो है अपना जो हल्कू जो है वो अपने कुत्ते जो था उसका जबरा उसे भी कहता है कि ऐसा करो, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 11 का तक है, हल्कू और मुन्नी के चरित्र की विशेषताओं को बताएं, ठीक है। कहता है हल्कू और मुन्नी की जो है चरित्र की विशेषताओं को बताएं, ठीक है। और इन दोनों में अधिक महत्वपूर्ण कौन लगा आपको। कहने का मतलब है कि मुन्नी और हल्कू जो है उस दोनों की चरित्र की विशेषता को बताना है, और इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या कौन लगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का जो है आंसर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कहता है कि प्रेमचंद्र लिखित पूस की रात कहानी में दो ही प्रमुख पात्र हैं, हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी। दोनों दोनों के चरित्र में यद्यपि बहुत कुछ समानताएं हैं, यद्यपि इसमें कुछ भिन्नताएं भी हैं। हल्कू एक औरत भारतीय किसान की भांति हर हाल में परिस्थितियों से समझौता करने के लिए तैयार रहता है तथा अपनी दर्द भरी जिंदगी को भाग्य की विडंबना मानता है, परंतु मुन्नी के चरित्र में ऐसा बात नहीं है। उसके स्वभाव में अन्याय के प्रति विद्रोह का भाव है। हल्कू के लिए खेती में यदि मान सम्मान है तो मुन्नी के लिए वैसा मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता जिसमें तन ढकने को वस्त्र और पेट भरने के लिए रोटी भी नसीब न हो। हल्कू की समझौता परस्ती एवं भाग्यवादी विचारों की बजाय मुन्नी का विद्रोही स्वभाव एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण हमें अधिक महत्वपूर्ण लगता है। अतः मुन्नी की चरित्र की विशेषताएं इस महत्वपूर्ण लगती है, इसे महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में जो है पूस की रात कहानी में है दो ही प्रमुख पात्र हैं, एक है मुन्नी और दूसरा है हल्कू। हल्कू की जो पत्नी है के नाम ही मुन्नी है, ठीक है। वही इसमें दो प्रमुख पात्र हैं। दोनों में कुछ चीज़ समानता है और कुछ जो है भिन्नता भी है। हर व्यक्ति में कुछ समान होता है और कुछ भिन्न होता है। इसी तरह मुन्नी और हल्कू में भी है, जो कुछ गुण उसके मिलते हैं और कुछ गुण उसमें नहीं मिलते हैं। हल्कू जो है एक औसत भारतीय किसान की भांति हर हाल में परिस्थितियों से समझौता करने के लिए तैयार है। कहने का मतलब है जो हल्कू जो है एक औसत भारतीय किसान की भांति, एक किसान की भांति हर हाल में परिस्थितियों से समझौता करने के लिए तैयार है। अपनी दर्द भरी जिंदगी को भाग्य की विडंबना मानता है, वो अपने दर्द भरी जिंदगी को जो ही वो भाग्य की लेखा मानता है, ठीक है। परंतु मुन्नी के चरित्र में ऐसा कोई बात नहीं है। उसे उसके मुन्नी के जो स्वभाव में है अन्याय के प्रति विद्रोह का भाव है। मुन्नी के स्वभाव में जो है अन्याय के प्रति कैसा भाव है, विद्रोह का भाव है। हल्कू के लिए खेती में यदि मान सम्मान है तो मुन्नी के लिए वैसा मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता। कहने का मतलब कि हल्कू के लिए अगर खेती में मान सम्मान है तो उसकी जो पत्नी मुन्नी है उसके लिए वैसा मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता जिसमें तन ढकने को वस्त्र और पेट भरने के लिए रोटी भी नसीब न हो। हल्कू की समझौता परस्ती एवं भाग्यवादी विचारों की बजाय मुन्नी का विद्रोह स्वभाव एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण हमें अधिक महत्वपूर्ण लगता है। कहने का मतलब है कि इस जो कहानी है इसमें हमें मुन्नी का जो विद्रोही स्वभाव जो है का जो आलोचना करना है उसके दृष्टिकोण से हमें बहुत महत्वपूर्ण ही लगता है, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यह कहानी भारतीय किसान और मजदूर बनने की त्रासदी की ओर संकेत करती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करना है। कहने का मतलब है जो हमारी जो कहानी है, ये जो कहानी जो हमारी है वो भारतीय किसान के मजदूर बनने के लिए त्रासदी की ओर संकेत करता है, इसको कहानी के आधार पर स्पष्ट करना है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। कहता है कि कथा सम्राट प्रेमचंद्र रचित पूस की रात कहानी की कथा वस्तु से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें जो एक भारतीय किसान मजदूर बनने के लिए त्रासदी का मासिक वर्णन है। हल्कू जो एक अत्यंत गरीब किसान है, खेती में जो जोरी तोरी परिश्रम करता है, जितोर परिश्रम करता है, फिर भी उसे भरपेट भोजन तक नहीं मिल पाता। किसी तरह वह जाड़े के ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदने हैं तो पेट काट कर किसी तरह कुल 3 रुपये जमा
मतलब करोड़ों रुपये जुगाकर उसे रखता है, किंतु वह बदनसीब किसान एक कंबल भी नहीं खरीद पाता, क्योंकि क्योंकि वह रुपया महाजन सहना को कर्ज के बदले में दे देना पड़ता है। इस प्रकार उसका मानसिक अवसाद इतना बढ़ जाता है कि उसे खेती अर्थात किसानी की अपेक्षा मजदूरी ही अच्छी लगने लगती है। कहानी के अंत में जानवरों द्वारा उसके खेत को देने पर उसका यह कहना था कि रात के ठंड में यहाँ सोना न तो पड़ेगा। करने का मतलब है, यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि यह खेती करना मतलब पाटे का सौदा है। देखिए, आइए इसको हम समझते हैं। कहने का मतलब इसका हुआ क्या। कथा जो कथा सम्राट है प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी है पूस की रात, इसको हमको कथा के रूप में कहानी के रूप में बताना है, पूरी तरह स्पष्ट करना है। कहता है कि जो हल्कू जो एक भारतीय किसान मजदूर बनने की त्रासदी का मतलब मानविक वर्णन है। हल्कू जो एक अत्यंत गरीब किसान है, वो खेती में अपनी पूरी जी जान लगाकर मेहनत कर देता है, फिर भी उसे पेट भरने तक का भोजन नहीं मिल पाता है। उसका नसीब इतना खराब था कि जो कंबल खरीदने के लिए किसी तरह से 3 रुपये जो जमा किए थे, वो भी उसे सहना को देना पड़ जाता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि क्या कहता है। कहता है कि पूस की रात कहानी में जबरा एक प्रमुख पात्र है, कहानी में उसका क्या महत्व है। पूस की रात जो कहानी है उसमें जबरा का क्या, जबरा जो है कुत्ता, उसका प्रमुख महत्व क्या है, कहानी में उसका क्या महत्व है। कहता है कि कथा सम्राट प्रेमचंद्र की एक बहुचर्चित बहुप्रशंसित कहानी पूस की रात है। इसमें और उसकी जो पत्नी है, हल्को की जो पत्नी है मुन्नी के अतिरिक्त एक प्रमुख मानवेतर पात्र उसका कुत्ता जबरा, यह हल्को का अत्यंत आत्मीय मित्र है। कहने का मतलब है कि इस कहानी में जो है पूस की रात कहानी में है, वो हल्को और उसकी पत्नी मुन्नी के अलावा एक ऐसा भी पात्र है, बहुत ही मानवेतर पात्र है, जो कुत्ता है उसका, वो अत्यंत हल्को के क्या है, आत्मीय मित्र है। ठीक है, वह उसके परिवार का एक अभिन्न सदस्य है। इस कहानी में वह बड़ा महत्व रखता है। रात में एक खेत पर हल्कू के साथ मात्र उसका प्यारा साथ संगी जबरा ही होता है। जब हल्कू रात में अपने खेत के पास होता है तो उस टाइम में उसके पास कौन रहता है, जबरा भी रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, पूरा यहाँ पे क्वेश्चन से लिख दिया गया है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मिस्टेक का क्वेश्चन नंबर 13 डबल दिया गया है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 होगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। कथा के निम्नलिखित वाक्यों के सप्रंश व्याख्या करें। कहता बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। कहता कि बाकी चुकाने के लिए क्या हमारा जन्म हुआ है। तो सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत वाक्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 11 के प्रथम पाठ पूस की रात शीर्षक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक जो है हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद्र जी है। ठीक है, कहानी में यह कथन हल्को की पत्नी मुन्नी की है। प्रस्तुत पंक्ति में मुन्नी के इस कथन के माध्यम से भारतीय किसानों के दयनीय दशा का पता चलता है। हल्को रात दिन एक करके किसी तरह जाड़े से बचने हेतु एक कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये बचा कर रखता है, किंतु जब वह द्वार पर महाजन सहना को देखता है तो समझ जाता है कि अब इसे पीछा छुड़वाना मुश्किल है, अतः वह उसे रुपये देकर छुटकारा पाने के विचार से मुन्नी से वे रुपया मांगता है, तो उसकी कंबल खरीदने के लिए कुल जमा किए थे। कहने का मतलब है यह जो कहानी जो है हमारा क्लास 11 के दिंगत भाग 11 के जो है हमारा है उससे लिया गया है, पूस की रात कहानी से लिया गया है। ठीक है, वो कहता है इस पंक्ति में जो मुन्नी के कथन के माध्यम, जो मुन्नी उसकी पत्नी थी, हल्को की पत्नी, उसका जो कहने का माध्यम था, कहता कि जो भी भारतीय किसान उसका दयनीय स्थिति बहुत ही खराब, इससे उसका दयनीय स्थिति का पता चलता है कि वो कोई भी किसान दिन रात मेहनत करता है, ठीक है, करके किसी तरह कुछ करके पैसा बचाता है। उसी तरह जैसे जो हल्कू जो है पूरी जी जान लगाकर अपनी मेहनत करता है और मेहनत करके 2-4 रुपये जमा करता है, जो 3 रुपये जमा किए थे कंबल खरीदने के लिए,
लेकिन जब वो शाहना को दरवाजे पर अपने देखता है, द्वार पर जो देखता है, तो समझ जाता है कि बिना पैसे लिए यहाँ से जाएगा नहीं। इसीलिए उसे पीछा छुटकारा मतलब छुटकारा पाने के लिए अपनी पत्नी जो है मुन्नी से कहती है कि जो रुपये हम लोग कंबल खरीदने के लिए रखे थे वो लाकर इसे दे देते। इसीलिए वो अपनी पत्नी जो मुन्नी है उससे वो 3 रुपये मंगवाता है। ठीक है।